Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of Programming Fundamentals of week 13. इसमें हम जो है बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोग्रामिंग का वो हम स्टडी करेंगे। और इसमें जो है आपने ज़रा थोड़ा सा एक बात जहन में रखनी है कि जैसा कि आपको मालूम है कि 1 फ़रवरी से जो है यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने जा रही हैं, तो ये हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंपस के ऊपर हो, कैंपस में हो, ऑनलाइन ना हो। तो कैंपस में अगर एग्ज़ाम होता है तो फिर जो है आपको ज़रा मेरा ख्याल है और ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी चाहिए और ज़्यादा एफर्ट के साथ तैयारी करनी चाहिए। और प्रोग्रामिंग में कोशिश करें कि आप जो है ना सिर्फ नंबर अच्छे लें बल्कि कुछ सीखें भी सही। ठीक है, तो आज जो इस वीक में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना पॉसिबल नहीं है। उससे हम कहते हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन इज बेसिकली पीस ऑफ कोड टू डू सम टास्क। फंक्शन में हम क्या करते हैं कि कोड को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टू पीसेस। एक सॉफ्टवेयर में सैकड़ों हजारों लाइनों का कोड हो सकता है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। अभी तक वीक 13 तक देखें, जितने भी आपने एग्जांपल्स किए, आपने सॉर्टिंग के फंक्शन प्रोग्राम भी बनाया था, उससे पहले आपने सिंपल्स एरेज भी पढ़े थे, आपने जो है लूप्स भी पढ़े थे। तो हम सारी एग्जांपल्स टेक्निक्स जो प्रोग्रामिंग की सीखी थी, हमने क्या किया था, सारा कोड हमने कहाँ पे लिखा था, मेन प्रोग्राम के अंदर हमने सारा कोड जो है वो लिखा था। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में तो सैकड़ों हजारों स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कोड हो सकता है। तो टेक्निकली प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कंप्यूटर आपको नहीं रोकेगा, कंप्यूटर के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारा कोड अपने सॉफ्टवेयर का मेन के अंदर ही लिख लें। तो हम क्या करते हैं, मेन में नहीं लिखते बल्कि मेन से बाहर अलहदा से करली ब्रैकेट्स में, अलहदा से फाइल्स के अंदर कोड्स को हम जो है ग्रुप कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उनके हम उन पीसेस के हम नाम भी रख देते हैं। तो बेसिकली फंक्शंस की टेक्निक जब आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आगे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके लिए जो है वो आसान होती जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, एवरेजिंग टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स को एवरेज करना है, यूजर से इनपुट लेने हैं दो नंबर, उनका एवरेज करना है, सम डिवाइडेड बाय 2। ये प्रोग्राम हमने मेरा ख्याल है पहले वीक में बनाया था कि मेन प्रोग्राम के अंदर वो वाला वर्जन भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर इस प्रोग्राम को हम रीअरेंज करेंगे, दोबारा से इसे हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट स्टेटमेंट्स को इनटू फंक्शंस, और उनको हम जो है फंक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, फंक्शन का एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह से एरिया ऑफ सर्कल की एग्जांपल भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, कोड को किस किस तरह से जो है लिखा जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद फंक्शन से रिलेटेड एक टेक्निक है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज के दूसरे सेशन में। और हमें टाइम नहीं मिलेगा, अदरवाइज फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है ये हम डिस्कस करेंगे। इस वीक में हम यहाँ तक जो है ये दो एग्जांपल्स करेंगे, फंक्शंस का जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली फंक्शन इज ए पीस ऑफ कोड टू डू सम टास्क, टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। आपने एरिया ऑफ सर्कल लेना है तो आपका एरिया ऑफ सर्कल का फंक्शन बन जाएगा। जितने सर्कल्स का लेना है एरिया, तो आप उतनी मरतबा एरिया फंक्शन, एरिया सर्कल को कॉल करेंगे फंक्शन को, उतनी मरतबा आप जो है एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है बेसिकली इसका एडवांटेज यही होता है कि कोड एक दफ़ा लिखते हैं लेकिन उससे मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हम जो है उससे डिफरेंट प्लेसेस इन आवर सॉफ्टवेयर, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट फाइल्स के अंदर उस फंक्शन को कॉल करके वही फंक्शनैलिटी हम जो है वो एग्जीक्यूट अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे एक इमारत बनाने के लिए हमारे पास जो है ब्लॉक्स होते हैं, ये ईंटें होती हैं, तो एक हमारी इमारत बनती है। ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बिल्डिंग में, तो इसलिए ये फंक्शन जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम इन फंक्शंस को फर्दर एक और स्ट्रक्चर में इनक्लोज कर देते हैं, एक और कंस्ट्रक्ट में हम ग्रुप कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, और उसको हम बोलते हैं क्लासेस। उससे हमारे कोड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉजिकली और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है,
तो वो भी इंशाल्लाह आप सीखेंगे। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। प्रोग्रामिंग से आसान कोई चीज़ नहीं है जी मेरी नज़र में। हर बंदा जो है प्रोग्रामिंग कर सकता है, चाहे जो है उसके नंबर जो है वो बाकी एजुकेशन सिस्टम में, बाकी मैथ के कोर्सेज में, चाहे बाकी थ्योरी के कोर्सेज में, इंग्लिश में बेशक जितने कम से कम हो, लेकिन प्रोग्रामिंग में हर बंदा प्रोग्रामिंग कर सकता है जी। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा माइंड को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और functions are basically way to conceptually organize the functionality, your कोड को ऑर्गेनाइज करना है कंसेप्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। टास्क, ये टास्क इसके लिए अलग फंक्शन, ये टास्क इसके लिए अलग फंक्शन। अच्छा जी, तो बेसिकली अहम बात यह है कि कोडिंग, मैंने कह रहा था ना, जैसे आसान है, हर बंदा कोडिंग कर सकता है। और एक ही काम को सॉफ्टवेयर ने, देखें कोई टास्क परफॉर्म करना है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है एक काम करने के लिए, तो उसमें मज़े की बात यह है कि आप उसका कोड जो है बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। और यही बात जो है ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। देखें, एक काम को करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हों, ठीक है, तो फिर आप क्या होगा, अब जिस मर्जिया तरीके से कर लें, आपके लिए कोडिंग, राइटिंग कोड इज एन इजी टास्क, बहुत ही आसान तरीका है जी, आप कोड लिख लें, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं ना, कोई एक तरीका तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है, तो आप लिख लेंगे। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि आपका जो गोल है कि को ऑप्टिमल कोड लिखना, वो आसान नहीं है, वो डिफिकल्ट है। देखिए कंफ्यूजन हो जाती है कि अच्छा ये तरीका बेहतर है या ये तरीका बेहतर है, मतलब आगे चल के कौन सा तरीका, उस वक्त आपको पता नहीं होता, आगे चल के कौन सा तरीका जो है वो बेहतर साबित होता है या नहीं होता। तो ये डिटरमाइन करना ये इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि तरीके जो बहुत सारे होंगे कोड को ऑर्गेनाइज करने के, तो उनमें से बेहतर तरीका ढूंढना जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो देखें, आपने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर, आपने जो आपका गोल क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल कोड लिखना, अच्छा कोड लिखना, बेहतर कोड लिखना। बेहतर कोड की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जो कि रीडेबल हो, सिंपल हो, फॉर्मेटेड हो, शॉर्ट हो, ठीक है, कंक्रीट हो, उसमें कोई कोड बार बार रिपीट ना हो रहा हो, अंडरस्टैंडेबल हो, conceptually organized हो। A function is one way of organizing your code in the on the basis of functionality, ठीक है, on the basis of data जब आप करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनेगी, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है आप स्टडी करेंगे। फंक्शन जो है, कोड आपका फ्लेक्सिबल हो, चेंजेबल हो, उसमें आप जो है कोई भी चेंज करनी पड़ जाए तो आसानी से हो जाए, स्केलेबल हो, मेंटेनेबल हो। अगर ज़्यादा डाटा के ऊपर आपको कोड अप्लाई करना पड़ जाए, वही फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी पड़ जाए, तो आप आसानी से कोड को चेंज कर सकें, ठीक है, उसे स्केल अप कर सकें, ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए आपका कोड जो है वर्केबल हो, उसमें एरर्स जो है वो बिल्कुल ना हो या कम से कम हो, और उसमें एरर निकालना आसान हो। ये करैक्टरिस्टिक्स आपके कोड की होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए पुअरली कोडेड सॉफ्टवेयर इज ए लायबिलिटी, जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेता रहेगा, कभी कोई अर्न करके नहीं देगा, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर सकेगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स दुनिया में चेंज होती रहती हैं। Only an optimally coded software is an asset. Optimally coded software can be changed dynamically, रन टाइम पे चेंज होता जाएगा, जल्दी से चेंज होता जाएगा, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, दुनिया की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो कि चेंज ना हो, हर सॉफ्टवेयर में चेंज होना होता है, ठीक है। तो आपका कोड ऐसा होना चाहिए जो कि जिसमें चेंज करना आसान हो, जिसको स्केल अप करना आसान हो, जिसमें जो है अंडरस्टैंडेबल भी हो। और ये नहीं कि आपका प्रोग्रामर छोड़ के चला गया तो बस आप फिर उसी को ही पता था कोड की लॉजिक का, किसी और को भी पता नहीं था। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये उस सूरत में पॉसिबल है जब आपका अपना कोड जो है वो अच्छे तरीके से लिखा होगा। तो ये आपने अपने ज़हन में रखना है जी, ऑप्टिमल कोड इज योर गोल। प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, प्रोग्रामिंग सीखना आपका गोल नहीं है, अच्छी प्रोग्रामिंग सीखना आपका गोल है जी। याद रखें ये बात, ये ज़हन में रखें, अगर आप हाईली पेड आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो, ठीक है। ओके जी, या आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करना चाहते हैं, आप जो है अपनी आईटी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा प्रोग्रामर अच्छा कोड लिखता है, कौन सा प्रोग्रामर जो है वो अच्छा कोड नहीं लिखता। खाली मेहनत से काम नहीं होता, बल्कि अच्छे तरीके से काम करने से जो है कामयाबी मिलती है, ठीक है, खाली मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती।
अच्छे तरीके से काम करने से कामयाबी मिलती है, स्मार्ट वर्क से जो है कामयाबी मिलती है जी। ओके, कमिंग बैक टू दी सिंपल थिंग, प्रोग्रामिंग, वेरी सिंपल एग्जांपल, एवरेजिंग टू नंबर, दो नंबर का एवरेज करना है। लैब मैनुअल में 97 पेज पे लैब 23 के अंदर ये वेरिएंस जो है सारे गिवन है जी, 4 वेरिएंस गिवन है। अभी हम उनको जो है एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और जो क्या करते हैं, जो यूजर से 2 नंबर इनपुट करते हैं और उनका एवरेज जो है वो डिस्प्ले करते हैं जी, एवरेज जो है डिस्प्ले करते हैं। देखिए 2 नंबर का एवरेज प्रोग्राम ये हमने बिल्कुल पहले वीक में बनाया था, बहुत ही आसान सा है। 2 नंबर इनपुट ले लें सीएन की कमांड से, ठीक है, और उनको जो है सम कर लें और 2 से डिवाइड कर लें। ए बी 2 नंबर हो गए, इनपुट ले लिया, एवरेज सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया जी के अंदर और आउटपुट कर दिया। वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम जी, इसमें कुछ समझाने की जरूरत है अभी इस लेवल पे? मेरा नहीं ख्याल कोई चीज समझाने की जरूरत है। सिर्फ ये आप देखें कि लॉजिकली दिस इज आवर वेरिएंट, ये लॉजिकली इसमें जो है ये कितने स्टेप्स है, ये इनपुट का स्टेप हो गया। लॉजिकली स्टेप्स कितने हैं? ये प्रोसेसिंग का स्टेप हो गया, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये आउटपुट का स्टेप हो गया। अब यही वाला प्रोग्राम आप देखेंगे कि जब हम फंक्शन में ये कोड यहाँ से निकाल के, मेन से निकाल के हम अपने फंक्शंस में लिखेंगे, अलहदा से और करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कोड को तरतीब देने के, कोड को कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो तो यही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रही, सिवाय ये कि आप वेरिएबल का नाम कोई और दे दें तो और बात है, ठीक है। अदरवाइज तो कोड तो यही है, क्या करना है वो तो यही अचीव करेगा, एवरेज ही लेना है ना 2 नंबर्स का, चाहे आप जिस तरह मर्जी है कोड लिखें, ठीक है। लेकिन कोड की ऑर्गेनाइजेशन, कोड का सीक्वेंस, कोड की तरतीब जो है लिखने की वो चेंज होगी, ठीक है। तो जब हम फंक्शंस बनाएंगे और इसके इतने वेरिएंट्स बनेंगे, आप 15-16 वेरिएंट्स तो लॉजिकल वेरिएंट्स आप बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वेरिएबल का नाम चेंज कर दें, ए बी की बजाय आप एक्स वाई कर दें और उसे आप एक और वेरिएंट कह दें, तो वो खैर इतना अच्छा वेरिएंट तो नहीं है तो वेरिएंट ही है जिसमें कोड डिफरेंट तरह से आपको नजर आ रहा है। लेकिन उस तरह के तो फिर आप इनफिनाइट वेरिएंट्स बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ खाली वेरिएबल का नाम चेंज करने की नहीं, कोड की सीक्वेंस, कोड की तरतीब चेंज करने की। अगली एग्जांपल जब हम एरिया ऑफ सर्कल एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह उसके बहुत सारे वेरिएंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कोड को किस तरह से लिखा जा सकता है। अभी पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि हम जो है फंक्शन डिफाइन करना सीखें और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सीखें और उसका जो एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म है वो हमने सीखना है जी, इस एरिया ऑफ ये एवरेजिंग टू नंबर्स वाली एग्जांपल के साथ। तो अभी आप इसमें देखें, दिस इज आवर वेरिएंट 0, इसमें सिर्फ ये मेन प्रोग्राम है, कोई और फंक्शन, हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है, अलहदा से कोई हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाई, ठीक है, ये सिर्फ मेन की कर्ली ब्रैकेट है, ओके। और इसमें हमारे पास स्टेप्स कितने हैं जी? हमारे पास 3 स्टेप्स हैं लॉजिकली, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अच्छा जी, अब इसके देखें यहाँ पे मैं 4 वेरिएंट दिखा रहा हूँ। 0 वेरिएंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वेरिएंट 1, इसमें ये वेरिएंट 1 V1 का मैसेज भी हमने दिया हुआ है, जिसमें हमने क्या किया है कि ये वाला सारा कोड जो था, यही वाला वेरिएंट 0 में ये कोड अभी जो मैंने दिखा था, ये मेन प्रोग्राम है, इसको उठा के कट करके हमने जो है यहाँ पे जो है वेरिएंट 1 के अंदर सारे कोड को हमने उठा के अलहदा कर्ली ब्रैकेट में लिखा और इसका अपना नाम दे दिया है। सो बेसिकली दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, ये हमारा फंक्शन है, इसमें ये फंक्शन की हेडरलाइन है जिसमें फंक्शन का नाम आ रहा है एवरेज, और ये जो है फंक्शन की बॉडी है जिसमें वही सारा कोड लिखा हुआ जो पहले मेन में लिखा था, और मेन में ये फंक्शन की कॉल है जी, दिस इज फंक्शन कॉल, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडरलाइन एंड फंक्शन बॉडी, ठीक है। बिल्कुल जो है कोई चेंज नहीं है और ज्यादा इसमें, सिर्फ यह है कि अब ये कॉल, क्योंकि आपने नाम अपनी मर्जी से लिखना है, जो नाम अब एवीजी कर सकते हैं, ठीक है, आप स्पेलिंग गलत कर सकते हैं, ठीक है, जो मर्जी है कर लें, जो नाम ऊपर लिखेंगे वही नाम आप इधर लिखेंगे जी, फंक्शन कॉल में जो फंक्शन डेफिनेशन में लिखेंगे वही नाम इधर लिखेंगे, तभी जो है एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होगी। अच्छा, अब इसमें हमने कितने बनाया? एक फंक्शन बनाया। अभी इसमें हमने कौन से स्टेप्स लिखे हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, तीनों स्टेप्स हमने इसके अंदर लिखे हैं। हम क्या करते हैं, एक और वेरिएंट बनाते हैं जिसमें हम 2 फंक्शंस बनाते हैं। अब 2 फंक्शंस हैं और आपके पास स्टेप्स हैं 3 लॉजिकल, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो आपकी मर्जी है कि आप इनपुट का स्टेप जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रोसेसिंग और आउटपुट का स्टेप देखें, ये आउटपुट की कमांड है ना जो आउटपुट प्रिंट कर रही है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो
मेन प्रोग्राम एवरेज फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसके अंदर इनपुट स्टेप है और कैलकुलेट फंक्शन की कॉल है। देखें एक मेन प्रोग्राम भी जो है वो फंक्शन को कॉल कर सकता है, जैसे ये कॉल कर रहा है, ठीक है। और ये एक फंक्शन भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, जैसे ये कैलकुलेट फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। ए और बी की वैल्यूज इधर एक्स और वाई को वैल्यूज को जो है वो पास होंगी। इसमें फंक्शन नेम क्या गए, ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है कि क्या डाटा इस फंक्शन को पास करना है किसी और एरिया ऑफ द कोड से। कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है। कैलकुलेट फंक्शन यूजर से डायरेक्टली नहीं इनपुट कर रहा है, इनपुट जो हो रही है वो एवरेज फंक्शन के अंदर हो रही है, यूजर से जो डायरेक्टली इनपुट हो रही है। और इस एरिया ऑफ प्रोग्राम से हम वैल्यू पास कर रहे हैं टू दिस एरिया ऑफ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस आर्गुमेंट लिस्ट। और यहाँ पे आर्गुमेंट्स की वैल्यूज इन पैरामीटर्स को जो है वो असाइन होगी और एवरेज कैलकुलेट होगा और एवरेज आउटपुट भी हो जाएगा। तो अब इसमें देखें लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या है, तरतीब क्या है हमारे कोड की, कि इनपुट इन वन फंक्शन, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इन अदर फंक्शन। हम एक और वेरिएंट भी बना सकते हैं जिसमें हम इनपुट इन वन फंक्शन, प्रोसेसिंग इन अदर फंक्शन, आउटपुट इन अदर फंक्शन। तो हमारे पास 3 फंक्शन जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। लॉजिकली 3 स्टेप्स हैं, 3 फंक्शन से ज्यादा बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है, वो फिर आपके डमी फंक्शन बनाएंगे, कोई काम का नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपके काम ही 3 है। ये नहीं कि आप एक फंक्शन में एवरेज का मैसेज प्रिंट करें, दूसरे में एवरेज की वैल्यू प्रिंट करें, दैट विल बी वेरी वेरी इलॉजिकल थिंग, ठीक है। तो जो लॉजिकली वैलिड वर्जन बन रहा है वो ये है मैक्सिमम कि आपने 3 फंक्शंस बना लिए। पहला फंक्शन कॉल हुआ मेन से, ये जो है इनपुट कर रहा है, फिर कैलकुलेट कॉल हुआ, ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, फिर जो है आउटपुट कॉल हुआ, ये आउटपुट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है इन तीनों फंक्शंस को, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आप ये देखें कि जो फंक्शन की हेडर लाइन है, ये जो पहली लाइन है, इसमें ये जो पहली चीज होती है ये रिटर्न टाइप होती है, फिर फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से जो दे दें, फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो ये सबसे कम्प्लेक्स है, इसे मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रिटर्न टाइप इज इंट। इंट मीन कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। देखें ये रिटर्न की स्टेटमेंट में आगे जी लिखा हुआ है, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है। अगर यहाँ पे आप फ्लोट करेंगे तो इधर भी आपको फ्लोट करना चाहिए, और यहाँ पे कैलकुलेट जो वैल्यू इधर रिटर्न करेगा वो यहाँ जी को असाइन होगी, तो इसकी डाटा टाइप भी देखें क्या है, इंटीजर है। तो फर्स्ट थिंग इन द हेडर लाइन इज द रिटर्न टाइप, कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये देना जरूरी है। अगर फंक्शन देखें यहाँ पे रिटर्न कमांड नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो वाइड आएगा। ये फंक्शन भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैसेज डिस्प्ले कर रहा है खाली, किसी और एरिया ऑफ द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में इसे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाइड रिटर्न टाइप है। अच्छा, फंक्शन नेम के बाद ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट, क्या डाटा हमने इस फंक्शन को पास करना है फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जी की वैल्यू ले रहा है। देखें जी की वैल्यू इसके पास कहाँ से आ रही है, यहाँ से। देखिए यहाँ से, इस जी से यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है। From other part of the program, we are passing this value of g into this output function, जो इस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो कैलकुलेट फंक्शन है ये कितनी वैल्यूज ले रहा है फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये डायरेक्ट यूजर से नहीं ले रहा, अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यहां से ले रहा है, इस फंक्शन कॉल से। ये 2 वैल्यूज ले रहा है, इंट एक्स कामा वाई नहीं लिख सकते, एरर आएगा। अब इंट एक्स कामा इंट वाई, डाटा टाइप दोबारा लिखना जरूरी है आर्ग्यूमेंट लिस्ट में। अगर जितने आर्ग्यूमेंट्स हो कामा सेपरेट करके उनकी डाटा टाइप के साथ वेरिएबल का नाम आप एक्स वाई कर दें, ए बी कर दें, जो मर्जी है कर दें, ठीक है। तो हेडलाइन और फंक्शन बॉडी मिलके फंक्शन डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन मीन कोड ऑफ सी प्लस प्लस, फंक्शन डेफिनेशन मीन कोड ऑफ सी प्लस प्लस। उसमें हेडर लाइन में हमारे पास रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है, ठीक है। और फंक्शन बॉडी में आप जितना मर्जी है कोड लिखना चाहें एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन, वो सारा कोड आप जो है वो लिख सकते हैं। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई, फंक्शन डेफिनेशन, कंप्लीट कोड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हेडर लाइन, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी, ठीक है। फंक्शन हेडर लाइन में रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है, एंड फंक्शन नेम, ये कोई टर्मिनोलॉजी होगी। अच्छा, अभी हम इसको फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म ऑफ दिस फंक्शंस, कि जब फंक्शन बने होते हैं तो फिर एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले हम इन तीनों वेरिएंट्स को, जीरो को चले एग्जीक्यूट नहीं करते हम, लेकिन हम इन तीनों वेरिएंट्स को जो है वो हम लाजमी विजुअल स्टूडियो पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इंटरेस्टिंगली इन तीनों का रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम आएगा।
इनमें आप देखें कि हमने ये मैसेज सी आउट का अगर मैं ना लगाऊं ना, ये मैसेज मैंने दिया हुआ है, अगर ये सी आउट का मैसेज यहाँ पे V1 ना होता तो मुझे पता ना चलता कि ये वर्जन कौन सा है। यहाँ पे ये V2 ना होता तो मुझे पता भी ना चलता ये किस वर्जन का आउटपुट है। ये V3 ना हो तो वर्जन का पता भी नहीं चलेगा कि किस वर्जन का जो है ये किसका जो है ये आउटपुट है, किस वर्जन का आउटपुट हो रहा है, क्योंकि आउटपुट फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हो रही, आउटपुट विल बी एग्जैक्टली सेम इन ऑल दीज 3 वर्जन। तो हम इनको क्विकली से जरा पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे, फिर हम इसका जो एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म जो है ये समझेंगे। ये मैं आ गया हूँ अपनी स्लाइड्स में, ये पहला वर्जन जो है जिसमें एक फंक्शन बनाया हुआ, जीरो वाले को एग्जीक्यूट नहीं करते, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जी। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ पे इधर पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, एक तो ये आयो स्ट्रीम, इसकी ज़रूरत नहीं है, चलें अगर लिखा भी रहे तो एरर नहीं देगा। अच्छा, अब इसे मैं जो है एग्जीक्यूट करता हूँ जी। आई होप कि इसमें अगर एरर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं आपसे इसकी आउटपुट विंडो जो है वो शेयर करता हूँ। आउटपुट विंडो में आप देखें कि वर्जन 1 का मैसेज आ रहा है, इसी से पता चलेगा ना कौन सा वर्जन है, वरना तो सारे वर्जन सेम आउटपुट दे रहे हैं। एंटर 2 नंबर्स, मैं 3 एंटर करता हूं और 7 एंटर करता हूं। ठीक है जी, आप देखें आंसर क्या आ गया, एवरेज इज इक्वल टू 5। ओके, ठीक है जी। मैं दूसरा वर्जन जो है वो कॉपी करता हूं, जिसमें हमारे पास ये वाला वर्जन 2 फंक्शंस है। इसे मैंने यहां से कॉपी किया, वीएस स्टूडियो में आते हैं वापस। ये जो पहले वाला प्रोग्राम रन हो रहा है इसे हम जो है ये कमेंट कर देते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ये वर्जन 2 V2 का मैसेज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट विंडो में आपसे शेयर करता हूँ। आप देखें इसमें ये V2 अगर ना आता तो हमें V1 लिखा नजर आता तो पता चलता है पहली वाली एग्जी रन हो रही है, लेकिन अभी ये दूसरी एग्जी रन हो रही है जिसमें हमने कोड की तरतीब चेंज कर दी है, फंक्शनैलिटी वही है। कितनी वैल्यूज इनपुट करेंगे, 2 वैल्यूज इनपुट करेंगे, 3 एंड 7 में एंटर कर देता हूँ। 3 7 10 प्लस डिवाइड बाई 2 5, एवरेज जो है 3 और 7 का एवरेज 5 आ गया। उसी तरह से सेम फंक्शनैलिटी, यूजर को कोई पता नहीं चलेगा, एंड यूजर को, कि भाई कौन सा कोड रन हो रहा है, क्या फंक्शन, मतलब कोड किस तरह से लिखा हुआ है, 2 फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस हैं, 10 फंक्शंस हैं, उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा जी। ठीक है, कोड तो आपके लिए है, कोड आपकी कंपनी के लिए है। दोबारा से हमने कोड कॉपी किया, वर्जन 3 का कोड हमने कॉपी किया, विजुअल स्टूडियो में आ गए। ये जो पहले वाले वर्जन रन हो रहा है उसे मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये जो पहले वाला कोड था इसको मैं जो है पेस्ट कर देता हूँ। थर्ड वर्जन मैंने पेस्ट कर दिया, पहले वाले वर्जन को इरेज कर दिया। अब इसमें देखें ये V3 का मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है। कोड की तरतीब क्या है कि इनपुट के लिए अलहदा फंक्शन, प्रोसेसिंग अलहदा फंक्शन में हो रही है और आउटपुट अलहदा फंक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ आउटपुट विंडो। इसमें आप देखें वर्जन 3 का मैसेज अगर ना आए तो हमें पता भी ना चले कि कौन सा वर्जन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। वर्जन 3 का मैसेज आ रहा है इस वजह से पता चल रहा है, अदरवाइज फंक्शनैलिटी इज एग्जैक्टली सेम। इंटर 2 नंबर 3 एंड 7 इंटर किए और 5 हमारे पास आ गया। सो वी आर अचीविंग द सेम फंक्शनैलिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग कोड इन मैनी डिफरेंट वेज। कोड क्या लिखना है वो तो वही है कोड, ठीक है, अलबत्ता यह है कि कोड को कहाँ कहाँ पे लिखना है तो वो जो है चीज़ चेंज हो रही है और वो जो है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे। एग्जीक्यूट करके हमने कोड को देख लिया कि हमारे तीनों वर्जन जो हैं, 0 वर्जन के अलावा बाकी जो 3 वर्जन हैं वो भी जो है वो एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़र को दे रहे हैं, एंड यूज़र को दे रहे हैं। ठीक है,
तो अब हम जो है इन फंक्शंस का जो है एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल की एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और एरिया ऑफ सर्कल के साथ हम देखेंगे कि फर्दर इनके कितने वेरिएंट्स जो है वो बना सकते हैं हम। ये जो 3 स्टेप्स हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के, उनको हम जो है किस तरह से जो है वो उन्हें कॉल कर सकते हैं फंक्शन। अब देखें कोड तो वही है जो इधर 0 वर्जन में था, लेकिन जब इसके हमने फंक्शंस बनाया तो क्या चीज़ें एक्स्ट्रा होती जा रही हैं। देखें ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में लोकल वेरिएबल्स हैं ये एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, और फंक्शन कॉल्स जो है ये एक्स्ट्रा दी जा रही हैं। देखें ये फंक्शन की कॉल है, ये वाली फंक्शन की कॉल है, ये वाली फंक्शन की कॉल है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा होती जा रही हैं, अदरवाइज जो मेन जो कोर कोड है वो बिल्कुल वही है जो यहाँ 0 वर्जन में लिखा हुआ है, ठीक है। और यही कोड जो है एवरेजिंग 2 नंबर की फंक्शनैलिटी जो है वो अचीव कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म समझते हैं। और जो सबसे कम्प्लेक्स वर्जन था वर्जन 3, उसको हम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं जी कि एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म जो है क्या है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही सिंपल चीज़ है, अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें वेरिएंट 3 में देखें हमने फंक्शन 1 को कॉल किया हुआ है, ये हमारा एवरेज फंक्शन है, इसमें इनपुट को कॉल हो रहा है। यही फंक्शन जो है ये कैलकुलेट को कॉल कर रहा है, कंट्रोल इधर जाएगा, ये एवरेज करके दोनों वैल्यू का एवरेज करके ये यहाँ पे वापस रिटर्न करेगा रिटर्न की स्टेटमेंट की मदद से, और फिर आउटपुट कॉल होगा, और आउटपुट जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, कंट्रोल वापस इधर आएगा, यहाँ से वापस जो है मेन में आएगा, और फिर सिस्टम पास में प्रेस एनी की टू कंटिन्यू जो है वो डिस्प्ले हुआ। अभी हमने विजुअल स्टूडियो पे एग्जीक्यूट करके देखा है, ठीक है। अभी हम इसका इंटरनल मेमोरी का मैकेनिज्म, एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म और कुछ जो चीज़ें फंक्शन से रिलेटेड वो होंगी उसको यहीं पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। देखें कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहाँ मेन में आ गया, ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर में सैकड़ों फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं, तो कोड जो है एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन प्रोग्राम होगा, ठीक है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। मेन प्रोग्राम विल आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड। कहाँ से स्टार्ट करनी है एग्जीक्यूशन, तो मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद आगे जंप करके जिस मर्जी फंक्शन को आप कॉल कर लें, कंट्रोल वहां पे चला जाएगा। तो हम जो है मेन से मेन प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट हो रहा है। मेन में पहली स्टेटमेंट सी आउट किया, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, वर्जन 3 का मैसेज आएगा, और ये स्लैश एन भी लगा हुआ है। स्लैश एन मीन अगली जो प्रिंटिंग होगी वो नेक्स्ट लाइन पे होगी। एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सी आउट स्टेटमेंट इज कंप्लीट, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। आगे एवरेज फंक्शन की कॉल है, मैंने आपको बताया आप इसका नाम जो मर्जी कर दें। इधर फर्ज करें मैं इधर इनपुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर मैं इनपुट लिखूंगा। यहाँ पे मैंने एवरेज ऊपर एवरेज लिखा हुआ है, तो नीचे भी एवरेज होना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर लिखेंगे वहां पे आपकी मर्जी है, लेकिन फिर जो यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं है, यहाँ पे जो ऊपर लिखा था वही आप इधर लिखेंगे। अच्छा जी, तो कंट्रोल अब इधर जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है कि इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इधर ऊपर जंप कर जाएगा। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इधर वापस आएगा जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो ये अभी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इधर ये भी उसने सेव कर लिया स्टैक में कि ये अभी एग्जीक्यूशन इसकी हो रही है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इसके अंदर चला गया। जब इसकी डेफिनेशन में जाएगा, इसकी हेडर लाइन में जाएगा, तो याद करें जी पहला पॉइंट यह है फंक्शन में कि फंक्शन की अपनी मेमोरी, ये हमारा ब्लू एरिया मेमोरी है, तो इस फंक्शन की हर फंक्शन की अपनी मेमोरी जो है वो अलहदा से रिजर्व होती है। तो इसकी मेमोरी जो है यहाँ पे अलहदा से रिजर्व हो गई, ठीक है। अब कंट्रोल क्या करेगा, अगली स्टेटमेंट में फंक्शन की बॉडी में पहली स्टेटमेंट 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये कहाँ पे होंगे, इस फंक्शन की अपनी मेमोरी स्पेस में क्रिएट होंगे। ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और जी वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल जो हैं ये बन गए। अभी इनमें आप देखें कि कोई वैल्यू जो है वो नहीं पड़ी हुई। उसके बाद जो है after creating these variables in the local space of that function, in the local memory of that function, इसलिए हम इन वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ये फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं। इधर मेन में अगर एक्सेस करना चाहें तो एरर आएगा, इधर आप इनको एक्सेस करना चाहें तो एरर आएगा। ये ए बी जी जो है ये इसके क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट है एंटर 2 नंबर्स। इंटर 2 नंबर्स का मैसेज जो है ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सीएन की स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा फेमिलियर है आप इस स्टेटमेंट से। सीएन की स्टेटमेंट फर्ज करें कर्सर ब्लिंक किया, यूज़र ने एंटर किया 3, तो किस में आएगा, ए जो है ए में 3 आ जाएगा। उसके बाद बी की बारी है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यूज़र ने एंटर किया 7, तो बी में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा जी। उसके बाद कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल मूव टू दी नेक्स्ट स्टेटमेंट। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है अगली स्टेटमेंट पे आ गया। अब असाइनमेंट की राइट साइड पे कैलकुलेट फंक्शन की कॉल है। पहले ये कॉल एग्जीक्यूट होगी, कंप्लीट होगी, फिर जो है जो रिजल्ट आएगा वो जी को असाइन होगा और फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अगली स्टेटमेंट पे जाएगा। तो ये इधर वेट करेगा, ठीक है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पॉइंट कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन इधर वेट करेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन जंप करके कैलकुलेट फंक्शन में जाएगा उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। जब ये अब इधर वेट कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ये भी हमारे पास स्टैक में सेव्ड है कि कौन सी स्टेटमेंट फिर आगे एग्जीक्यूट करनी है, ये सारी लोकेशंस कोड की सेव्ड है, एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म का हिस्सा है, ठीक है। तो कैलकुलेट फंक्शन यहाँ से जब कॉल होगा तो वही बात, पहली बात जो मैंने अहम बात आपको बताई है कि हर फंक्शन की अपनी मेमोरी बनेगी। इस कैलकुलेट फंक्शन की मेमोरी अलहदा से यहाँ पे बन गई और इसमें कौन सा वेरिएबल है, एक्स। पहला वेरिएबल एक्स क्रिएट होगा और उसको किसकी वैल्यू पास होगी, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, 3, तो ए की वैल्यू 3 जो है ये एक्स को जो है यहाँ पे पास होगी तरतीब में। अगर यहाँ पे मैं इधर बी लिख दूं तो एक्स को क्या वैल्यू पास होगी, बी की वैल्यू 7। तो आप जिस सीक्वेंस में लिखी हुई है आर्ग्यूमेंट, उसी सीक्वेंस में इन पैरामीटर्स को, इन आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यूज जो है वो असाइन होंगी। तो ए को जो एक्स को जो है वो ए की वैल्यू 3 कॉपी हो जाएगी और वाई को जो है वो दूसरा पैरामीटर, दूसरा आर्ग्यूमेंट y को जो है b की वैल्यू 7 जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो मेमोरी स्पेस अलहदा से क्रिएट हुई और सीक्वेंस में वेरिएबल्स को वैल्यूज भी पास हो गई, इसे हम कहते हैं पास बाय वैल्यू, ठीक है। फंक्शन को जो है वो वैल्यूज पास हो गई हैं। अच्छा, अब ये डाटा इधर हमारे पास फंक्शन में एक्स और वाई की मदद से हमारे पास अवेलेबल है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जब अगली स्टेटमेंट पे आएगा तो जी वेरिएबल जो है वो क्रिएट हुआ। एक ही स्टेटमेंट में बहुत ही सिंपल काम था कि एवरेज लेना। एक ही स्टेटमेंट में हमने जो है क्या किया, दोनों को सम करके डिवाइड करके एवरेज भी कैलकुलेट कर लिया और जी में उसे सेव कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अगर जो ही मीटिंग ब्रेक हो तो आपने जो है वापस ज्वाइन बैक कर लेना है, हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, लास्ट मिनट रह गया जी। अच्छा, जी की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद अब रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगी है। ये रिटर्न कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा ऑन राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये इस वाले जी में जो है ये सेव होगी। अब इंटरेस्टिंग बात, अहम बात आप ये देखें कि ये ए और बी और जी अलहदा वेरिएबल्स हैं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ये एक्स वाई जी अलहदा वेरिएबल है, इनकी अपनी मेमोरी स्पेस है। ये जी वेरिएबल अलहदा है, इसकी अपनी मेमोरी है, ठीक है। तो अगर मैं इनको एक्स और वाई की वजह ए बी कर दूं तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरर नहीं आएगा। ये ए बी अलहदा है, ये ए बी जी अलहदा है। हाँ, अगर आप एक फंक्शन में सेम वेरिएबल्स बनाना चाहें तो एरर आ जाता है, प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं होता। तो इस जी वेरिएबल जब ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस जी वेरिएबल की वैल्यू इस दूसरे जी वेरिएबल में जो है नाम चाहे